तो अब शुरू करते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर। पिछले में हम लोगों ने समझा था केपी और केसी के बारे में, कैसे इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है, कैसे डिफाइंड होता है चीजें, और केपी और केसी में क्या डिफरेंस है। लेकिन हमने आखिरी स्लाइड में हमारा एक रिलेशन था, केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन है जो छूट गया था, तो उसको हम आज कवर करेंगे। और उसके आगे से हम देखो क्या है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो अगर केपी और केसी समझ में आ गया होगा तो इसके रिलेशन को आप देखो स्टेब्लिश करते हैं। केपी क्या होता है, प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना केपी होता है ना। प्रेशर के टर्म्स में यानी सबके पार्शियल प्रेशर के टर्म है। अगर गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस रिएक्टेंट है, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सबके कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, सबके मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, और उस कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मोल्स के कोरस्पॉन्डिंग उनके अलग अलग प्रेशर्स आएंगे, जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं ना। हर एक इंडिविजुअल का जो प्रेशर होगा, तो यानी कि सबका पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस पार्शियल प्रेशर के हिसाब से जो भी रेशियो आएगा, जैसे हम के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो रेशियो आएगा, जो रिलेशन आएगा, उसको हम केपी बोलेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा उसको हम केपी बोलेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखें तो उसको हम केसी बोलेंगे। अब देखो केपी, अगर मान लो इस रिएक्शंस का आपको केसी लिखना हो, मान लो ये कोई मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख लिया, ए बी प्रोडक्ट है जिनका N1 N2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उससे सी और डी बन रहा है जिसका M1 और M2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। रिएक्शन कुछ इस हिसाब से प्रोसीड हो रही है। अगर मैं बोलूं आपको केसी लिखना है इसका, तो आप केसी क्या लिखोगे? केसी लिखोगे, केसी इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर M1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर M2 टू होल डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2। अब ध्यान देना, यहां पे मैं बोल रहा हूं सारे गैसियस ही हैं, गैसियस ले देता हूं क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर डील करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो गैसियस प्रोडक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट नहीं रहेंगे तो किसके प्रेशर की बात आप करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे केसी लिख लिया। अब देखो, अब मुझे केपी लिखना है, इसका केपी लिखना है तो क्या लिखोगे आप? केपी लिखोगे आप प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर M1, पार्शियल प्रेशर ऑफ M1, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर M2, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर M2 टू होल डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर N1, पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर N2। सिंपल है, बस क्या है, प्रेशर के टर्म्स में एक को लिख दिया उसको केपी बोल दिया, और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख दिया उसको केसी बोल दिया। चलो ये दो इक्वेशन है। अगर मुझे निकालना हो, मान लो इक्विलिब्रियम पे इसका N1 मोल बना है, मान लो इसका कुछ स्पेसिफिक मोल्स बना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फिक्स है, तो अगर मैं बोलूं इसका पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आप क्या निकालोगे? हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। अब तो इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए हैं क्योंकि गैसेस स्टेट भी हम पढ़ लिया है। देखो अब हमें प्रेशर ऑफ सी निकालना है। ये पूरा सी किसी क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन हुई होगी। जब किसी क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन हुई होगी तो इसका मतलब है कि इसका मोल्स तो कांस्टेंट हो चुका है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका है। अगर मैं प्रेशर को लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, प्रेशर ऑफ सी मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनटू R इनटू T, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी है वो पूरे कंटेनर में फैला हुआ है, तो वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है, मोल्स अलग अलग होंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। अब NC बाई वी को क्या लिख सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन ही तो है ये। NC बाई वी क्या है? आपका कॉन्सेंट्रेशन ही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं PC इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू RT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू RT। क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू RT। चलो अगर इसका M1 मोल M2 S के कॉरस्पॉन्डिंग चल रहा है, तो अब देखो अगर मैं D का अगर इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ D निकालूं तो लिख सकता हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D इंटू RT। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालूं तो वो क्या होगा? वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। सिमिलरली जैसे हमने C के लिए किया था वैसा ही A B C और D के लिए कर दिया। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना है, सब सैचुरेट हो चुका है, तो क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। सबका पार्शियल प्रेशर हमने निकाल दिया। अब अगर मैं इस पार्शियल प्रेशर को यहां पे पुट करता हूं तो क्या मुझे रिलेशन मिलेगा? देखना ध्यान से, यहां पे मैं लिख रहा हूं सबका पार्शियल प्रेशर को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं केपी वाले में रिलेशन में। देखो अगर केपी वाले रिलेशन में मैं पुट करूं तो केपी क्या लिख सकते हो आप? केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी जो कि है CRT टू द पावर क्या है? M1, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी वो क्या है? D
RT⁴ टू होल डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A⁴ पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या है, वो है ART⁴ इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B⁴ B क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B वो क्या है, BRT⁴ सिंपल है। मैंने सारे पार्शियल प्रेशर को एलिमिनेट किया इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखो क्या है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका काम अब हो चुका है। देखना अब यहां से हमें मुझे क्या मिला, Kp RT तो सब में से कांस्टेंट है, मैं इसको लिख सकता हूं C⁴ इंटू इसको लिख सकता हूं D⁴ M1 है, ये M2 है, टू होल डिवाइड बाई A⁴ इंटू B⁴ लिखा मैंने सबका कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT⁴ ये क्या है, RT⁴ इधर से M2 है तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, M2 टू होल डिवाइड बाई RT⁴ प्लस N2। देखना अब इसको लिख सकता हूं मैं Kp इक्वल टू ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C⁴ M1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D⁴ M2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁴ N1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁴ N2। क्लियर, इनटू देखो अब पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं RT⁴ M1 प्लस M2 माइनस ऑफ N1 प्लस N2। क्लियर, ध्यान से देखना ये वाला टर्म्स क्या है, ये वाला टर्म क्या है, ये टोटल टर्म क्या है, यही तो है आपका Kc। देखो मैच करवाओ, Kc इक्वल टू क्या है, C⁴ M1 D⁴ डिवाइड बाई A⁴ B⁴ यहाँ पे भी है ये C⁴ M1 D⁴ डिवाइड बाई A⁴ B⁴ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Kp क्या हुआ, Kp इक्वल टू हुआ, इसको Kc लिख सकता हूँ Kc, और ये क्या हुआ RT Kc इंटू RT⁴ में क्या है M1 प्लस M2, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, जिसके कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शन चल रही है M1 प्लस M2 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, और माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि डेल्टा n है, ये डेल्टा n है। डेल्टा n का क्या मीनिंग है, यहाँ पे डेल्टा n का मीनिंग है, अभी हम समझते हैं इसको, मैं डेल्टा n लिख देता हूं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के। तो यही है आपका Kp और Kc में रिलेशन, Kp इक्वल टू Kc, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसको ख्याल में रखना है, हमेशा एग्जाम में प्रूफ नहीं करने की जरूरत है, बस ये समझना था कि आया कैसे था। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि गैसेस अगर प्रोडक्ट बनेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा तो उनके मोल्स कांस्टेंट होंगे, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है क्लोज्ड वेसल का। अब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, मोल्स फिक्स है, जब मोल्स फिक्स है अगर गैसेस प्रोडक्ट है तो उनके प्रेशर्स भी फिक्स होंगे, जिनका हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो ये रिलेशन याद रखो। तो इसी रिलेशन को हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या रिलेशन आया था हमारा, Kp इक्वल टू Kc RT⁴ डेल्टा n, जहां पे डेल्टा n आप नोट करके लिख सकते हो। डेल्टा n क्या था, कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रिएक्शंस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दे, ऐसा नहीं है। गैसियस की बात करेंगे क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो तो गैसियस को ले रहे हैं ना, गैसियस प्रोडक्ट गैसियस रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा n क्या है, वो क्या है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ difference in number of moles of gaseous product and gaseous reactant क्लियर, केवल गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मोल्स का आपको डिफरेंस लेना है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके रिएक्शंस को कुछ भी लिख दें। तो ये रिलेशन है। अब यहाँ पे क्या है, अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन है, आर की वैल्यूज आपको पता है, वो गैस कांस्टेंट है, डेल्टा एन रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। केसी दिया रहेगा तो केपी कैलकुलेट कर लो, केपी दिया रहेगा तो केसी कैलकुलेट कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन बनाओ इसी पे, इसी क्वेश्चन को कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 700 केल्विन पे रिएक्शन चल रही है। देखो टेम्परेचर को आपको हमेशा केल्विन में लेना है, मुझे केमिस्ट्री में बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हम एक बार पहले से ही बोल चुके हैं कि केमिस्ट्री में हमेशा आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लेना पड़ेगा। प्रेशर को आप एटीएम में ले लो, वॉल्यूम को आप लीटर में ले लो, किसी यूनिट में ले सकते हो, लेकिन इजनेस के लिए प्रेशर को आप एटीएम में लो, वॉल्यूम को लीटर में लो और उसके कोरस्पॉन्डिंग गैस कांस्टेंट को ले लो। बाकी के सारे पैरामीटर है जिनको आप
याद कर लो कि किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि 700 केल्विन पे रिएक्शंस हो रही है जिनका केपी आपको पूछ रहा है, सॉरी दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है, रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है। 2SO3 डिसोसिएट हो रहा है तो SO2 और O2 बन रहा है, 2 मोल ऑफ SO2 बन रहे हैं, सारे गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। मान लो इनकेस कोई भी सॉलिड बन जाता, कोई भी लिक्विड बन जाता, तो लिक्विड और सॉलिड के मोल को आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम केपी की बात कर रहे हैं तो प्रेशर की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखो जब 1.8 × 10⁻³ किलो पास्कल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी दिया हुआ है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ केसी एट दैट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे केसी की न्यूमेरिक वैल्यूज कितना होगी, सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। देखो क्या करना है, केपी इक्वल टू हमें पता है ना, केपी इक्वल टू केसी RT टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन आंख बंद करके कुछ भी नहीं लेना है। डेल्टा एन क्या है, गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम का डिफरेंस है, राइट। अब देखो केपी आपको गिवन है, आपको केसी कैलकुलेट करवा रहे हैं, केपी कितना दिया हुआ है, इतना। अब देखो मैं बोला था कि प्रेशर की कोई भी यूनिट दिया हो आप कोशिश क्या करो कि एटीएम में कन्वर्ट करो ना। तो हमें पता है एक एटीएम में कितना पास्कल होता है, एक एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ये आपको रिलेशन हमने बताया था, इतना पास्कल होता है एक एटीएम में, और इतने पास्कल का कितना एटीएम होगा। देखो यहाँ पे किलो लिखा हुआ, किलो मतलब 1000, अगर इसको पास्कल में बोले तो कितना है 1.8 × 10⁻³ × 10⁻³ पास्कल। क्लियर, पास्कल ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो पास्कल में कितना है आपका प्रेशर 1.8 पास्कल। अगर एटीएम में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, तो एक पास्कल का अगर मैं पूछूं कितना एटीएम, एक पास्कल का कितना एटीएम, एक पास्कल को होगा 1 बाय डिवाइड कर देंगे 1.013 × 10⁵ एटीएम। तो मेरे पास कितना पास्कल है 1.8, तो कितना एटीएम आया 1.8 टू होल डिवाइड बाय 1.013 × 10⁵ एटीएम, मतलब इतने एटीएम का प्रेशर है। अब ये केपी है, इतना केपी है। अब देखो केपी गिवन है, आपको केपी गिवन है कितना है, वो 1.8 डिवाइड बाय 1.013 × 10⁵। क्लियर, सिंपल है। मैंने केपी की जो यूनिट थी वो पास्कल में थी, मैंने क्या किया उसको मैंने एटीएम में कन्वर्ट कर दिया। बाकी अभी तक कोई इसमें केमिस्ट्री वाली बात नहीं की, सिंपल सा है कि बस कैलकुलेशन में हम आपके जो यूनिट्स है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, पास्कल वाली यूनिट को हमने एटीएम में चेंज किया। अब देखो मुझे केपी मिल गया है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अब केसी मुझे निकालना है। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूं इक्वल टू केसी। अब आर की वैल्यू क्या लोगे, क्योंकि आप प्रेशर को जब एटीएम में ले लियो तो आर की वैल्यू क्या लोगे 0.0821, आर की वैल्यू क्या होगी 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर गिवन है आपको, रिएक्शन 700 केल्विन पे हुई है, तो यहाँ पे इंटू लिख लो 700। अब सवाल है कि डेल्टा एन कितना होगा, सवाल है कि डेल्टा एन कितना होगा। मैंने कहा था कि गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के सम का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम का डिफरेंस लेना है। तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स टाइप दिख रहे हैं आपको 2 और 1 3, और रिएक्टेंट में कितने हैं 2, तो डेल्टा एन जी कितना होगा, डेल्टा एन कितना होगा, डेल्टा एन होगा 2 + 1 - 2, डेल्टा एन हो गया 1। यहां पे आप 1 लगा दो, यहां पे आप 1 लगा दो, यही है आपका डेल्टा एन। अब यहां से सारा डेटा मिला हुआ है, आपको केपी पता चल गया, आरटी की वैल्यूज पता है, केसी कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप आंसर मैच करवा लेना, आंसर इतना ही आएगा। क्लियर है, सिंपल सा। मैंने फिर से मैं बता रहा हूं आपको, जो प्रेशर केपी की वैल्यूज दिया है पास्कल में, आप उसको मैं एटीएम में क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आर की वैल्यूज याद नहीं करने की जरूरत होगी ना, एक ही वैल्यूज याद करो, क्यों बार बार परेशान होना। मैंने एटीएम में कन्वर्ट किया, आर की वैल्यू सिंपल सी होती है 0.0821, आप उसको यहाँ पे पुट कर लो। आप पास्कल में भी ले लोगे, कोई गलती नहीं आएगा। पास्कल में लोगे तो आर की वैल्यू दूसरी वैल्यू जो 25/3 होती है, 25/3 होती है, आप उसको यूज करोगे 8 पॉइंट समथिंग, क्योंकि न्यूटन्स वाली होती है ना, तो आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अब एप्लीकेशन सीखते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, क्यों इस क्या इसके एप्लीकेशंस है, क्यों केपी केसी का यहाँ पे नाटक चल रहा है। देखो एप्लीकेशन जैसे कि हम इससे मान लो कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अमोनिया का एग्जांपल लेता हूँ। अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बन जाता है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। अब क्या होता है कि अगर अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया गया, तो कुछ देर तक देखा गया कि अमोनिया बन रही है, अमोनिया अपने आप बन रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अमोनिया, नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, अमोनिया का बनना रुक गया है, अमोनिया का बनना रुक गया, इक्विलिब्रियम आ चुका है, यानी कि उस टाइम प्रोडक्शन रुक जाएगा। अब कोई इंडस्ट्री है,
अब अमोनिया बना रही है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के मान लो बना रही है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो बना बना के रुक जाएगी, उसको तो और भी ज्यादा अमोनिया बनाना है। तो वो क्या है, इसी सब चीजों के लिए हमें प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए, अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तो फिर से रिएक्टेंट वापस लाने के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ना जरूरी पड़ा। देखो पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि प्रिडिक्ट करना है कि रिएक्शंस कितना हुआ है, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना हो सकता है, मतलब गैसीय प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे या प्रोडक्ट कम बनेंगे। अगर आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रोडक्ट ज्यादा है बनेंगे या कि कम बनेंगे। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एनी रिएक्शन यू कैन प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। देखो अब क्या करना है, जैसे मान लो कि ए से मुझे बी बनाना है, ए से बी बनाना है। अब ये है, मुझे ये नहीं पता कि ये कितना फिजिबल रिएक्शन है, कितना अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, कितना ज्यादा बी बन रहा है। अगर मान लो अगर यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होता, केवल ए से डायरेक्ट बी बनता तो सिंपल था, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, ए से पूरा का पूरा बी बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आनी है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आनी है। अब रिएक्शन एक टाइम बाद रुक जाना है, रिएक्शन रुकना मतलब मैं कह रहा हूँ कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन 0 होना है। देखो ए से बी बन रहा है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख के, चलो मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। के की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, चलो जैसे मैं ले लेता हूँ 2.8 इंटू 10⁻47 यूनिट के हिसाब से हम चल लेंगे, यूनिट का मैं नाटक नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। के मुझे पता है कि बहुत ज्यादा है, देखो कितना भयानक बड़ा है, 2.8 इंटू 10⁻47 के ऑर्डर का है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना ज्यादा है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो यहां से मुझे आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शंस कितना फिजिबल है फॉरवर्ड जाने के लिए, रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा, इन सब बातों से हम अवेयर हो जाएंगे। देखो अब अगर मैं इसके लिए के लिखूं तो क्या होगा, के लिखूं तो ये लिखूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए ध्यान से, बी डिवाइड बाई ए है, ये वैल्यूज कब बड़ी होगी, क्योंकि के बहुत बड़ी दिया हुआ है ना यहाँ पे। मान लो छोटी, एक बार छोटी लेकर भी समझेंगे। यहाँ पे के की वैल्यू मैं मान लिया एग्जांपल से कि बहुत ही एक्सट्रीमली हाई है, बहुत ज्यादा बड़ी है। देखो के की वैल्यू है बी बाई ए, के की वैल्यू है बी बाई ए, के की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब दो केस ले सकते हैं, या तो बी बहुत ज्यादा हो या तो ए बहुत ज्यादा कम हो। समझ में बात है, तभी तो के की वैल्यू ओवरऑल बड़ी होगी, या तो बी बहुत ज्यादा बना हो या तो ए बहुत कम लिया गया हो। इन दोनों के रेशियो, तो लिया गया हो यानी कि बचा हो, इस बात से मतलब है ना। अगर बी बहुत ज्यादा बना होगा तभी तो के की वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि ये वैल्यूज कब बड़ी आएगी, बी या तो बड़ा हो या तो ए कम ही बचा हो। तो अगर किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम, किसी भी रिएक्शंस का के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, तो आप उसके गिवन वैल्यूज से आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जाना चाहता है, रिएक्शन कितना बैकवर्ड आने पे ही इक्विलिब्रियम पे आ जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यूज दी हुई है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बी बहुत ज्यादा है, यानी बी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बी बहुत ज्यादा बन रहा है। तो ये कह सकते हैं कि रिएक्शन ऐसा है कि रिएक्शन कंप्लीट होना चाहता है। जैसे मान लो आपने 1 मोल इसका लिया, तो हो सकता है कि इसका बहुत ज्यादा, रिलेटिवली बहुत ज्यादा मोल, लगभग 1 मोल बन जाए, ये खत्म हो चुका है तब जाके इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो यानी ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड के लिए ही फिजिबल है, फॉरवर्ड के लिए फिजिबल है, मतलब फॉरवर्ड जा रही है, उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम तब आ रहा है जब रिएक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जा रही है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। देखो बी बहुत ज्यादा बनेगा या तो ए बहुत कम बचा होगा, तभी तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। समझ में आई बात है। इसी तरीके से अगर के इक्विलिब्रियम बहुत कम ले लिया, चलो इसी को मैं उल्टा कर देता हूं, ले लिया लगभग 2.8 इंटू 10⁻⁻47। अब देखो के इक्विलिब्रियम बहुत कम है, इसका मतलब है कि बी बहुत कम बना हो, लगभग जीरो। देखो लगभग जीरो, 10⁻⁻47 का ऑर्डर का, मैं अगर कह रहा हूं ये लगभग जीरो है, लगभग जीरो है। अब यानी कि बी बहुत कम बन रहा है, इक्विलिब्रियम जैसे ही रिएक्शन शुरू किया जा रहा है इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तो थोड़ा सा ही बी बना, ए थोड़ा सा ही टूटा, ए बहुत ज्यादा है, बी बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही है। रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कुछ और चीजों की जरूरत है, जिसकी वजह से ये, तो समझ में आई बातें। मतलब रिएक्शन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं के की वैल्यू के हिसाब से कि रिएक्शन कितना आगे जाएगा, कितना फॉरवर्ड के लिए फिजिबल है, कितना बैकवर्ड के लिए फिजिबल है। समझ में आई बातें। तो पहला यही पॉइंट था, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट हम बता सकते हैं रिएक्शन कितना आगे जा रहा है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा एप्लीकेशन है कि आप बता सकते हो कि डायरेक्शन रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड चल रही है इस वक्त या बैकवर्ड चल रही है। देखो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट दिया गया होगा बुक में, रिएक्शन कोशिएंट का नाम, रिएक्शन कोशिएंट क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिख लूं, देखो रिएक्शन जैसे मैं लिख देता हूं H2 और I2, ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं HI, अगर बैलेंस करोगे तो 2HI लिखना पड़ेगा ना। चलो मान लो ये रिएक्शंस मैंने लिख दिया।
अब देखो मुझे प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्शंस किधर जा रही है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मैं रफ आइडिया लेके लिख देता हूं। इसका के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 10⁻³ किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, मुझे टेम्परेचर का कोई आइडिया नहीं है, के की वैल्यू 10⁻³ दी हुई है। अब देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे ही t = 0 था, t = 0 कहने से अच्छा है कि मैं इसको बोल दूं इनिशियली मैं बोल दूं, क्योंकि जब शुरू हो रहा था इनिशियली क्या था, मैंने कंटेनर में बस इसको लिया था, मैंने इसका 1 मोल ले लिया, इसका 1 मोल ले लिया। एक एग्जांपल से ए ले लेता हूं, इसका ए मोल ले लिया, इसका ए मोल ले लिया। अब ये तो था ही नहीं, जैसे ही इन दोनों को मिलाया रिएक्शन शुरू हो गई। चलो मैं बोल देता हूं t = T1, जो कि इक्विलिब्रियम अभी नहीं आया, नॉट एट इक्विलिब्रियम। मैं बोलता हूं इसमें से x टूटा तो ये कितना बचेगा, a - x। अब ये इसमें से भी x टूटेगा, a - x, ये बचेगा, ये कितना बनेगा, 2x बचेगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ये सब तो आप करने आता ही होगा तुम लोग को। अब देखो अगर मैं इनिशियली मैंने a मोल लिया था, अब मैं देख रहा हूं कि किसी टाइम पे के इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है एट इक्विलिब्रियम, 3 कंडीशन लिया था, एक तो शुरू वाला कंडीशन इक्विलिब्रियम, और एक जब इक्विलिब्रियम नहीं आया था तब का कंडीशन, और एक लिया जब इक्विलिब्रियम आ गया तब का कंडीशन। देखो मैं कह रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम जब आया तो चलो इसका b अमाउंट बचा, इसका b अमाउंट बचा, इसका चलो लिख दो c अमाउंट बन चुका है। एक रफ आइडिया ले लिया। मैं कह रहा हूं जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इनका जो रेशियो, जो हम के इक्विलिब्रियम के कोरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, के लिखते हैं, के क्या लिखोगे आप, लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI टू द होल स्क्वायर टू होल डिवाइड बाई H2 + I2 ऐसे लिखोगे कि इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो इसमें कौन सा कॉन्सेंट्रेशन आप लेते थे, इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक वैल्यूज आती थी उनका रेशियोज के कोरस्पॉन्डिंग, उसको क्या बोलते थे, के इक्विलिब्रियम। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम लिया, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो ये डेटा था उसको क्या बोलते थे आप, के इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम नहीं आया था, उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो यही रेशियो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट बोलते हैं। रिएक्शन कोशिएंट QC से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब QC क्या होगा, ये होगा नॉट एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम नहीं रहा होगा तब का ये रेशियो है QC, इसको क्या बोल रहे हैं, QC बोल रहे हैं। अब देखो अगर मैं बोलूं, इन सारी चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं। अब KC, इसको KC बोल रहे हैं, इसको QC बोल रहे हैं। KC और QC में समझ में आएगा। KC क्या है, इक्विलिब्रियम पे उनके कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होगा कोरस्पॉन्डिंगली, जैसे कि इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको KC बोल रहे हैं, और जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब आप उसको क्या बोलेंगे, QC बोलेंगे। अब देखो कोई भी रिएक्शन है, अगर मैं बोलूं जब इक्विलिब्रियम आया रहेगा तो ये जो रेशियो होगा वो KC के बराबर होगा, जब इक्विलिब्रियम नहीं आएगा वो रेशियो क्या होगा, ये QC के बराबर होगा। चलो अगर मैं बोलता हूं कि इसको दूसरा सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, A से B बन रहा है, अगर मैं इसका KC लिखूं तो क्या लिखेंगे आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, राइट। अगर मैं QC लिखूंगा तो ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट एट इक्विलिब्रियम के अलावा। अब ध्यान से देखो, अब KC और QC मैंने लिख दिया, तो मुझे क्या है, जब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो उस वक्त क्या होगा, QC KC के बराबर नहीं होगा। जैसे ही KC QC के बराबर होगा तब तो इक्विलिब्रियम आ जानी है। बोलो जब KC QC के बराबर नहीं है तो क्या है, हो सकता है दो केस हो सकता है, या तो हो सकता है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में जा चुकी है, इक्विलिब्रियम नहीं है, दो केस है ना, इक्विलिब्रियम नहीं है, तो या तो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रहा है, या तो ये भी हो सकता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करके आगे चला गया, फिर से वो इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है। मतलब समझ में आ रही बात है। अगर ये रेशियो बराबर हुआ तो इक्विलिब्रियम पे आएगा, अदरवाइज अगर ये रेशियो बराबर नहीं होगा, QC KC बराबर नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो दो केसेस हैं, या तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे शिफ्ट हो गया होगा, या तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पीछे ही हुआ। अभी समझ में बात है। देखो अगर QC के इक्विलिब्रियम से बड़ा है, KC से बड़ा है, पहला केस, अगर रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से बड़ा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है ना, प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है। क्योंकि बड़ा कब होगा, जब ये वैल्यूज ज्यादा बन चुकी रहेगी, ये कम हो जाएगा।
तो जब प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका होगा, अब रिएक्शन किधर चाहेगा, रिएक्शन चाहेगा कि वो फिर से वापस आके इक्विलिब्रियम अचीव करे, क्योंकि इक्विलिब्रियम मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, मोस्ट लेस एनर्जेटिक स्टेट होता है, तो हर कोई चाहता है उसकी एनर्जी कम हो, मतलब इंसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखो क्या हुआ, QC ग्रेटर देन KC आएगा, QC ग्रेटर देन KC रहेगा, तब उस केस में क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रही होगी, रटना नहीं है कुछ, रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रही होगी, बैकवर्ड, रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रही होगी, बैकवर्ड, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम आना है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे शिफ्ट हो चुकी है, तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रही होगी। दूसरा केस है ये हो सकता है कि जो QC है वो लेस देन KC है, QC जो है वो लेस देन KC है, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, रिएक्शन किधर जा रही होगी, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आया है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है, तो इसमें इस केस में क्या होगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रही होगी, वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी, क्लियर है, फॉरवर्ड जा रही होगी, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम इसको आना है ना, QC लेस देन है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि B की वैल्यूज अभी प्रॉपर्ली उतना ज्यादा बना नहीं है जिसकी वजह से वो KC के बराबर हो जाए। अब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, समझ में आई बात है। तो इसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किधर की तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस वी कैन प्रेडिक्ट हियर, राइट। अब देखो तीसरा क्या है इसका एप्लीकेशन, तीसरा है कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, कि इक्विलिब्रियम पता है, आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सा है, छोटा सा मैथ्स का टेक्निक लगाना है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो आप कोई भी रिएक्शंस दिया हुआ, आपको कोई भी रिएक्शन दिया हुआ, आप दो केस ले लेंगे, एक तो एट द स्टार्ट अगर डेटा दिया हुआ है तो स्टार्ट में मान लेना कि क्या क्या दिया हुआ है, और दूसरा ले लेना है कि एट इक्विलिब्रियम। चलो एट द स्टार्ट दिया है कि A मोल से शुरू किया था तो उस टाइम B नहीं रहा होगा, स्टार्ट तो A से किया है, अगर B पहले से ही कंटेनर में तो उसको भी लिख लेंगे, समझ में आया। चलो मैं मान लेता हूं कि B नहीं दिया हुआ है, अब एट इक्विलिब्रियम पे मान लेना कि इसमें से X डिसोसिएट हुआ तो ये माइनस X बचेगा, ये कितना बन जाएगा, X बन जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से मूव कर लेंगे। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने लगेंगे, एक वैल्यूज दिया रहेगा, सारा अननोन जो भी रहेगा वो कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आई चीजें। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है कि 448 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC रिएक्शन का गिवन है 50.4, ये रिएक्शन है H2 + I2 2HI बना रहा है, बोल रहा है कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शन प्रोसीड एट, उसी टेंपरेचर पे रिएक्शन किधर जा रही होगी। अगर रिएक्शन को में देखा गया तो शुरू में इतना मोल HI रहा, इतना मोल I2 रहा, इतना H2 रहा और इतना I2 रहा, 2 लीटर का कंटेनर है, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, कैसे प्रेडिक्ट करोगे। मैंने कहा था ना कि आपको रिएक्शन जैसे भी रिएक्शन दी हुई आप उसको लिखो, उसके बाद आप मान लेना कि शुरू में कितना सब दिया हुआ है, जितना दिया उसको लिख लो, आप उसके हिसाब से आप QC कैलकुलेट कर लो। QC मतलब इक्विलिब्रियम वाला स्टेट नहीं है, QC आप इक्विलिब्रियम वाला स्टेट नहीं है, आप वहां पे कैलकुलेट कर लो। अगर QC की वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर आया तो इक्विलिब्रियम है, अगर बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रही होगी, अगर छोटा है तो रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड जा रही होगी। यही प्रेडिक्ट करना है, क्लियर, आपको बस प्रेडिक्ट करना है, राइट। देखो तो सिंपल है 2 पॉइंट, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन इसको करके बता देता हूं, अगर जिसको आ रहा होगा वो बना लेगा, जिसको नहीं आ रहा होगा वो इस अप्रोच को देखेगा और अपना आंसर मैच करवा लेगा। हाँ देखो जैसे यही रिएक्शन है, रिएक्शंस क्या दिया हुआ है, H2 सब गैसियस है, I2 से रिएक्ट करके 2HI बना रहा है, 2HI बना रहा है, राइट। देखो KC इसका गिवन है, जो भी दिया हुआ हो वैल्यूज आप उसको लिखो, सिंपल है, आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, आप जो भी वैल्यूज दी हुई है आप उसको लिखो। देखो यहाँ पे KC दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, चलो आप टेम्परेचर लिख लो, टेम्परेचर का वैसे यहाँ पे कोई यूज नहीं है लेकिन लिख लो, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है आपका 448 डिग्री सेंटीग्रेड ना, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, सबका मोल्स दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 लीटर के कंटेनर में है तो आपको पता चल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो HI का कितना मोल लिया हुआ है, HI का 2 × 10⁻² मोल डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनिशियली मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख लेता हूं, इनिशियली सबका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कितना है, HI का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वो है 10⁻², हाँ 2 से डिवाइड कर दिया मैंने ना, 2 लीटर के कंटेनर में है तो 2 से डिवाइड करके हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। अब मैं H2 का कॉन्सेंट्रेशन पूछूं तो H2 का कितना होगा, अगर इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 0.5 × 10⁻² है इसका कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आई बात है। और I2 का कितना है, I2 है 3 × 10⁻², अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 1.5 × 10⁻²,
-2। देखो सबका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को मिल गया इक्विलिब्रियम पे। अब काम क्या करना है, सबका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे मिल चुका है। अब काम क्या करना है, अब वही काम करना है। अब लिख लेना है कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब लिख लेना है कि एट इक्विलिब्रियम किसमें से कितना डिसोसिएट हुआ था उसको एज्यूम कर लो, बाकी का केसी गिवन है, केसी लगा दो ना इनिशियली। अब हम एट इक्विलिब्रियम की बात करें। अच्छा मुझे ये नहीं पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये चीज नहीं पूछा है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। बस ये पूछ रहा है कि रिएक्शन किधर जा रही होगी। तो चलो इसी वक्त अभी ये तो आइडिया नहीं है ना कि इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है या कैसा स्टेट है, इसी वक्त हम क्यूसी कैलकुलेट करते हैं। अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्यूसी कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा एच आई के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर जो कि कितना है 10⁻⁻² का स्क्वायर, 2 होल डिवाइड बाई H2 के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर जो कि है कितना है स्क्वायर नहीं क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, इनटू इसका कितना है 1.5 × 10⁻²। बस इसी को सॉल्व करो, रिलेट कर लो केसी से 10⁻⁻4 टू होल डिवाइड बाई 0.5 × 1.5 × 10⁻⁻4। देखो ये इससे कैंसल आउट हो गया, ये इससे कैंसल आउट हो गया, 10⁻⁻4 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻², से उसको कैंसिल हो गया। अब क्या है ये क्या है 1.5 है, मतलब ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1.5। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 3/2, तो ये जाएगा ये 4/3। इसका मतलब इसकी वैल्यूज कितना हो गई 1.66 के बराबर, 1.66 के बराबर। मतलब क्यूसी कितना है आपका, क्यूसी कितना आया, क्यूसी कितना हुआ 1.66। जब केसी कितना है, केसी कितना है 50.5, तो कौन बड़ा है, केसी बड़ा है या क्यूसी बड़ा है, केसी बड़ा है या क्यूसी बड़ा है। अब देखो केसी बड़ा है ना क्योंकि 50.5 इज ग्रेटर देन 1.66। अब हम यहां से लिख सकते हैं कि क्यूसी इज लेस देन केसी। तो आपको सिंपल सा आइडिया तो लग ही गया होगा रिएक्शन किधर प्रोसीड हो रही होगी, रिएक्शन किधर जा रही होगी। क्यूसी छोटा है, वो अब क्या चाहेगा कि वो केसी के बराबर हो, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, तभी तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट आएगा। तो रिएक्शन किधर जा रही होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी। तो इसका आंसर क्या है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन। समझ में आई बातें, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। अगर आपको ख्याल होगा वेपर डेंसिटी तो आप इसको इजीली समझ लो। वेपर डेंसिटी क्या थी, डेफिनेशन पे जाओ, डेफिनेशन क्या है, वेपर डेंसिटी डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाँ कुलदीप सही आंसर है आपका भी, उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ध्यान से देखना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एट अ कॉमन कंडीशन इज नोन एज वेपर डेंसिटी। तो आज हमें फॉर्मूला पता था कि कोई भी वेपर डेंसिटी गिवन हो तो अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। किसी को याद है, मोल कॉन्सेप्ट्स में हमने इसको सीखा था, वेपर डेंसिटी गिवन हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। याद है किसी को, यस और नो? मुझे उम्मीद है कि भूल गए होंगे। चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें ना, और वेपर डेंसिटी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको वेपर डेंसिटी किसी का कैलकुलेट करना हो, चलो बहुत बढ़िया याद है, तो अगर किसी का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लो ना। देखो जनरली अगर नहीं दिया है क्वेश्चंस में वेपर डेंसिटी किसके देखो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम देख रहे हैं और वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर गए। तो वेपर डेंसिटी में सिंपल सा है, आप यहां पे जाएंगे कि गैस में कितना वेट है, गैस का कितना वेट है और गैस का कितना, अच्छा आप ठीक नहीं है तो ठीक है, हाँ ठीक है, तो आप फिर से उसको देख सकते हैं ना, वो मेरे ख्याल से लेक्चर फर्स्ट या सेकेंड था मोल कॉन्सेप्ट्स का, आप उसको देखिए। अच्छा ये सब चीजें समझ में आ रही है ना, क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट है, इनको समझते रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए। देखो क्या करना है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डेफिनेशन पे जाओगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड कर दो, वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। तो मुझे अगर मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए किसी का तो मैं उसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा, वेपर डेंसिटी मिल जाएगा। अगर मान लो बहुत सारे गैसेस मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस मिक्सचर, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, बहुत सारे गैसेस है उसमें, H2 है, I2, बहुत सारे उसमें गैसेस है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। तो आप क्या करोगे, अगर उस मिक्सचर का आपको वेपर डेंसिटी निकालना है तो आप उस मिक्सचर का मोलर मास निकालो, मोलर मास निकालो, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल है, मोलर मास निकालो। अब मोलर मास निकालने के लिए क्या करोगे,
देखोगे कि कितना वेट है गैस का और टोटल ओवरऑल कितने मोल्स गैस है, उससे डिवाइड कर दोगे तो 1 मोल का आ जाएगा, तो वही तो मोलर मास होता है। बोलो क्लियर। तो अगर आप वेपर डेंसिटी निकालना है तो आप एवरेज मोलर मास निकालो, एवरेज मोलर ऑफ मास ऑफ मिक्सचर निकालो, उसमें 2 से डिवाइड करो, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। देखो फॉर्मूले वाइज नहीं जाएंगे, फॉर्मूले अगर बुक्स में लिखे हैं तो वो हर जगह वैलिड नहीं है, वो डिपेंड करता है रिएक्शंस पे, वो किस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वो फॉर्मूला जनरेट कर दिया है ना, तो उस पर नहीं जाइए, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट जाइए। आप सब पूरी गैस का देख लो कि कितना वेट है कंटेनर में, मान लो 5 ग्राम से शुरू हुआ था, तो अगर क्लोज्ड वेसल में तो 5 ग्राम तो कंजर्व है, वो ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा ना, प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, मोल्स अलग अलग बनेंगे, लेकिन वेट तो कंजर्व है ना, वेट कंजर्व है। जब वेट कंजर्व है तो अगर आपको पता करना हो वेपर डेंसिटी तो आप मोलर मास निकालो, टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल कितने मोल्स हैं गैस के, रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, सबको डिवाइड कर दो, मोलर मास निकल गया, मोलर मास में फिर से 2 से डिवाइड कर दो, वेपर डेंसिटी निकल गया। तो यही काम आपको हमेशा करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, यही काम हमेशा करना है। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है। कैसे? देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, देखो नाम से ही लग रहा है कितना डिग्री है डिसोसिएट होने का ना, कितना डिग्री है डिसोसिएट होने का, उसको क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये आउट ऑफ 1 होता है, आउट ऑफ 1 होता है, मतलब 1 में से कितना टूट रहा है वो, उसको क्या बोलोगे आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आई? जैसे मैं N2O4 को लेता हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पास ये 1 मोल है, जिसमें से अगर ये 2 मोल सॉरी 1 मोल है तो इसमें से मान लीजिए 0.4 मोल टूट गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इज व्हाट, N2O4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, N2O4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आउट ऑफ 1 ही तो करना है ना, आउट ऑफ 1.4 टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ, 0.4 हुआ ना, आउट ऑफ 1। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है कि टोटल कितने मोल्स हैं, टोटल मोल्स कितना टूटा, ऐसा हिंदी में लिख सकते हैं, कितना टूटा आउट ऑफ कितना था। बातें समझ में, कितना टूटा आउट ऑफ कितना था। जैसे अगर 5 में से ये 3 टूटा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 3/5। समझ में आई बातें, 3/5। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही है जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी का पता हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी का पता हो तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग चल सकते हैं। जैसे मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया कि 0.3 है, तो अगर इसका 2 मोल लिया हुआ है तो 2 मोल के कोरस्पॉन्डिंग कितना टूट रहा है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 0.3 टूट रहा है, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग कितना टूटेगा, 0.6 टूटेगा। तो 2 में से 0.6 निकला तो ये इतना बचा इक्विलिब्रियम पे, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग 1.2 ये बन जाएगा। क्लियर है? तो इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अब वेपर डेंसिटी किसको बोलेंगे, जितना आप देख लेंगे कि इक्विलिब्रियम पे किसके कितने मोल्स बने हैं, कितना वेट था, उसे डिवाइड कर देंगे, वो वेपर डेंसिटी आ जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ H2S4 इफ 0.1 मोल ऑफ H2S is kept in 0.5 liter vessel at 1000 Kelvin. The value of Kc for this reaction is 1 × 10⁻⁷। आपको परसेंटेज डिसोसिएशन बताना है H2S का, H2S4 है ना, H2S4 का बताना है। अगर 0.1 मोल H2S4 लिया गया हो तो शायद रिएक्शन को उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए। H2S4 और H2S4 है इधर, और इधर बनानी है अपन को। अच्छा इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मैं आपको देख के इसको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आंसर यही है। इस रिएक्शन में थोड़ा सा रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। चलो अब अगला पॉइंट, इस क्वेश्चन को बनाइए, इसको बनाइए। इसमें क्या करना है, फॉर द रिएक्शन 2HI डिसोसिएट हो रहा है H2 और I2 में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया हुआ है HI का मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कैसे लिखा जाएगा, Kp अल्फा को किस टर्म्स में लिखेंगे ना, द अल्फा किससे रिलेटेड होगा अगर इन टर्म्स ऑफ Kp लिखे तो। क्लियर? कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है। अब मान लीजिए कि मैंने 1 मोल से रिएक्शन शुरू की थी जिसमें से अल्फा टूटा था, तो आप Kp निकाल रहे हो, तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, इनको रिलेट करना है। समझ में आया? चलो
सिंपल है, आप इसको मान लेना 1 से शुरू किया था, इसमें इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा है, तो ये कितना टूटेगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग अल्फा टूट रहा है, तो ये कितना बनेगा, अल्फा बाई 2 बन रहा है, ये कितना बनेगा, अल्फा बाई 2 बन रहा है। अब हमें अल्फा पता है, अल्फा है तो आप इसका केपी लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, केपी लिखो, मतलब अगर इसका मान लो 1 एटीएम के प्रेशर से शुरू किया गया था तो अब अल्फा है, अगर आप इसका केपी लिखोगे तो केपी क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2, चलो इसका अगर मान लो P प्रेशर आया, इसका मान लो अगर इसका P प्रेशर है, P में से 1 निकला, 1 के कोरस्पॉन्डिंग अल्फा निकला, तो इसका P अल्फा बनेगा, इसका P अल्फा बनेगा, और इसका मान लो P था तो ये P अल्फा टूटा था। अब क्या है, सबका केपी लिखना है, केपी लिखना है तो क्या होगा, प्रेशर इंटू अल्फा का P बाई 2, मतलब अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा, P इंटू अल्फा बाई 2 टू होल डिवाइड बाई ये कर लेना, और उसके बाद यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसमें से आंसर आपका डी मैच करना चाहिए, इसको बना लेना। अब एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, केसी एंड क्यूसी। रिलेशन क्या लिखा, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, क्यूसी एंड गिब्स एनर्जी। यहां पे ना केसी, यहां पे लिखना है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड क्यूसी एंड टेम्परेचर, ये रिलेशन आपको बताना है। देखो यहां पे क्या है, एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, वो क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये रिलेशन होता है जिसको गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी रिलेशन बोलते हैं, गिब्स एनर्जी रिलेशन, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या है, अगर इक्विलिब्रियम आया, अगर इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम जब आता है जब जी, डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो आया, अब क्यूसी है ये, देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यूसी। अब क्यूसी क्या है, अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो क्यूसी केसी के बराबर होगा, तो ये डेल्टा, जो डेल्टा जी होता है वो जीरो हो जाएगा, तो यहां से अगर डेल्टा जी नॉट निकालें तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के सी। समझ में आई बात है, माइनस आर टी एल एन के सी। अब देखो ये रिलेशन है, अब यहां से ही आपको पूछेगा कि इक्विलिब्रियम दिया रहेगा तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, बस एक यही रिलेशन है, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे अब क्या है कि यहां से कभी कभी एक ये भी रिलेशन पूछता है कि डेल्टा जी अगर जीरो है तो तब तो इक्विलिब्रियम आ गया, वो हमें समझ में आ गया। अगर डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो है तो इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब रिएक्शन खुद ब खुद चलने वाली। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, यानी खुद ब खुद नहीं चलती है, कुछ एक्सटर्नल कॉज होता है जिसकी वजह से रिएक्शन खुद ब खुद नहीं चलती है। यहां से आप यहां से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, वही आप वही रिलेशन लगाइए थर्मोडायनेमिक वाला, डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए पूछा है कि केपी की वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ केपी एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन इज दिस मच। आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मैथ है सिंपल सा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, आप क्वेश्चंस बनाइए और अगले क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।